नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात कर रहा हूँ कक्षा 10th के जो अध्याय 5 है उसका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है उसके क्वेश्चन आंसरों की राइट। एनसीईआरटी बुक्स के ऑल क्वेश्चन आंसरों को मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो बनता है और ये लंबा होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे ओपन कर दूंगा राइट। आज का जितना टास्क होगा उतना मैं देने का प्रयास करूँगा। तो अभी तक आप अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो ना ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट। तो पहले ही हम तत्वों के नोटिस में हमने, अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप उन प्लेलिस्ट में नोटिस को देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि नोटिस में ईजिली समझाया गया है और अच्छा तरीका से समझाया गया है राइट। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को ये देखा जाएगा पेपर में किस तरह से एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं राइट। तो यहाँ पार्ट का नाम तो आप पहले से जानते हुए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, पेज भी यहाँ पर नोटिस कराया गया है मैंने द्वारा कि ये 91 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन आंसर जो है राइट। कि बच्चे बहुत सारे बोलते हैं व्हाट्सअप पे कमेंट करते हैं सर कहाँ मिल रहा है ये क्वेश्चन आंसर, कहाँ से है, तो मैं बता दूँ उनके लिए जो पेज नंबर भी है यहाँ पर दिखाया गया है उसी पेज पे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा क्वेश्चन आंसरों की, तो पहला जो क्वेश्चन आंसर आपका वो है, क्या डोवे राइनर के त्रिक और न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं, तुलना करके पता कीजिए राइट। तो अब इसमें क्या है कि न्यूलैंड्स और डोवे राइनर दोनों ही वैज्ञानिक ने क्या किया था कि तत्वों की खोज की थी और उनको वर्गों उनकी वर्गीकरण से उनके लगाया था किस तरह से। तो उन्होंने जो एक ही बात की थी, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में जो आया वो स्तंभ में वो तत्व पाए गए, वो ही डोवे राइनर ने अपने ही त्रिक नियम में उन्हीं को समझाया था राइट। तो हाँ, ये बात उत्तर में आपको कितनी लिखनी है कि हाँ त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में ही मिलते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम राइट। तो छोटा सा क्वेश्चन आंसर था, और क्वेश्चन आंसर अगर आप नोटिस पढ़ लेंगे तो सारे ही ईजिली हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की अगर मैं बात करूँ तो वह डोवे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, लिमिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डोवे राइनर राइट। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो डोवे राइनर के केवल 3 तत्वों की त्रिक को उस समय पहचान करके एवं सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक के अनुसार नहीं हो सका। तो आपको नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिखना है, तो नोटिस से लिख सकते हैं कि डोवे राइनर की मतलब सीमाएँ क्या थी, उसकी लिमिट। और अगर आपको यहाँ से लिखना है तो ये भी इजीली क्वेश्चन है राइट, कि उन्होंने 3 ही तत्वों के बारे में बता पाए और उसके बाद वो उनका जो नियम था वो सभी तत्वों पर लागू नहीं हो सका। इस बात को आप लिख सकते हैं इजी अपनी भाषा में राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूलैंड्स अष्टक, ऑक्टेन बोलते हैं अष्टक तो राइट। तो मैं यहाँ बोलूँ तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक केवल परमाणु भरने वाले तत्वों का वर्गीकरण कर पाया। मतलब न्यूलैंड का अष्टक नियम भी था तो वो भी कैल्शियम तक ही परमाणुओं के भार तक चल पाया था। उन्होंने दिया था वो परमाणु क्रमांक से दिया था संबंधित, कि परमाणु क्रमांक इस तरह से होगा तो सिमिलरिटी होगी तत्वों में राइट। तो उन्होंने भी वो कैल्शियम तक ही चल पाया, ऑल तत्वों को वो भी नहीं बता पाया, तो इसलिए उतनी ही सीमाएं उनकी, यहाँ पर ये वाली पॉइंट राइट हो जाता छोटा सा राइट। अब अगला जो क्वेश्चन आंसर है, पेज नंबर आप देख रहे होंगे 94 नंबर पे है, और क्वेश्चन आंसर जो है वो है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग, अरे यार 1 मिनट इसको सजा दूँ मैं, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के, अरे तत्वों के है यहाँ पर, सॉरी ये पीडीएफ वाले भी यार, इनको कमेंट करूँगा मैं, ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो यहाँ पर ये उन्होंने तत्व दिए हैं, कैल्शियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, इस तरह से है ना, बेरिलियम सॉरी। तो उनके ऑक्साइड बताने हैं क्या होंगे। तो ऑक्साइड का मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन का तो वही होता है यार, ये कार्बन का होना चाहिए, यानी CO होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए इस जगह पर राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर CO होना चाहिए और उसका नाम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और ये बेरिलियम ऑक्साइड राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये भी सिंपल था, क्वेश्चन ऑक्साइड बताने है राइट, और ऑक्साइड नाम ले देना है हर किसी के साथ में। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अगली क्वेश्चन आंसर की, तो वो है कि सेकंड क्वेश्चन आंसर ये वाला कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन से तत्व का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था, 2 उदाहरण दीजिए। CBSE वाले जो बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में कब
अवेलेबल होंगी वीडियो। तो मैं बता दूं उनके लिए मैं लाइव होने वाला हूं। ये से ये लॉकडाउन ओपन होता है खुलता है तो मेरा जो सामान है वो बाज़ार से परचेज़ करना है मुझे। मैं लाइव आने वाला हूं और प्लीज़ ये आप इतनी जल्दी संख्या में कमेंट ना दें। ऑफ़िस तैयार हो रही है, उसके लिए बहुत सारा सेटअप करना पड़ रहा है, बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है यार, राइट। पर मैं आऊँगा तो एकदम पेशकश बहुत ज़ोरदार होगी, इस बात से मेरा वादा है। और मैंने अभी तक वादे झूठे नहीं किए, राइट। ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जान रहे होंगे इस बात को। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन आंसर की, उन्होंने जो इस मेंडलीव जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी आवाज़ सारणी दी थी, तो उसमें उन्होंने जो अज्ञात तत्व थे प्रकृति में नॉट अवेलेबल इन नेचर, तो उसके लिए जो उन्होंने वैकेंसी छोड़ दी थी खाली, तो वैकेंसी का उस पर यहाँ ये जो दो तत्व आते हैं उनमें भर दिया गया रहा, जो फिर बाद में खोजे स्कैंडियम और जर्मेनियम, राइट। परमाणु क्रमांक जो आने वाले थे उसके आधार उन्होंने भरा था, तो परमाणु क्रमांक इसके नंबर वाला ये जो तत्व था वो है ही नहीं, अ, तब नहीं था, राइट। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन आंसर है वो है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो ये तो आप परमाणु के अनुसार ये बता सकते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार अलग किया। उत्तर में सिंपल है, उन्होंने एक समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, सेम प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया, राइट, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, जिन एलिमेंट्स की, जिन पदार्थों की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन आंसर की, तो वो है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। उत्कृष्ट गैसों को नॉन एक्टिव होती हैं, मतलब क्रियाशील नहीं होती हैं। उत्कृष्ट गैसें अविक्रियाशील होती हैं। अक्रियाशील मतलब, अक्रियाशील का मतलब नॉन एक्टिव, वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः इन्हें अलग रखा गया है, सिंपल क्वेश्चन आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरह से है कि आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा किस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया है। मतलब दोनों में कंपैरिजन किया गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसको ही मॉडिफाई करके आधुनिक आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल थी वो लाई गई, और वो प्रेजेंट में भी अवेलेबल है। उसमें ये था कि सभी तत्वों को क्लासिफिकेशन करके रखा गया था, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार, उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार, उसकी एक्टिविटी के अनुसार, वो किससे क्रियाशील कर सकता है, किससे नहीं करेगा, और कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी अधातुएं हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये सारी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी दी थी उन्होंने, उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उसको दूर कर दिया गया। उसमें केवल गुणों की समानता थी, और वो सभी गुणों की नहीं थी, कभी को कुछ को आगे पीछे भी रख दिया गया। परमाणु क्रमांक के अनुसार लगा रहे थे वो लोग, और लेकिन फिर उन्होंने वो भी नहीं लगा पाए। तो इस तरह से कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए ये आवाज़ सारणी गई, आधुनिक आवाज़ सारणी। तो उसमें मैं बता रहा हूँ, राइट, इसकी कैसे लिखना है आपको। तो आधुनिक आवाज़ सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार अलग किया गया, ये बात ठीक है। और इसमें नहीं था से हाइड्रोजन को प्रथम समूह में स्थान दिया गया, यानी हाइड्रोजन को एक उसका इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास में, तो एक पहला स्थान दे दिया गया, राइट। और आवाज़ सारणी में तत्वों की स्थिति अरे यार ये भी रॉन्ग टाइप, चलो कोई बात नहीं। आवाज़ सारणी में तत्वों की स्थिति लिखना है, इसका स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है, मतलब एक्टिविटी का पता चलता है कि किससे एक्टिविटी करेगा, ये मैंने बोल दिया आपको अभी। और तत्वों को उनके, तीसरा पॉइंट है कि तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी और हल्के अलग अलग क्रम में रखा गया। मतलब जितनी भी सब में कमियां थी, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में, डोवेल के तर्क नियम में, मेंडलीव की आवाज़ सारणी में, उसके बाद आती है आधुनिक आवाज़ सारणी। तो उसमें सारी कमियों को दूर करके एकदम फिक्स कर दिया गया, और वो वर्ल्ड में मान्यता हुई उसकी, फिर है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल थे क्वेश्चन आंसर, आप लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक इस पीडीएफ का सब के मिल जाएंगे, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, लास्ट में मिल जाएगा लिंक, राइट। तो वहाँ से लिख सकते हैं, नहीं यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। और अगर समझ में नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन आंसर, तो आप उसे व्हाट्सअप पर कर सकते हैं या फिर इसमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। मतलब जो मैग्नीशियम एलिमेंट्स है उसकी समान ही क्रियाशीलता करें, वो तत्व कौन से हैं, आपके चयन के आधार पर क्या है। तो उसमें आपको लिखना है उत्तर में बेरिलियम यानी बी, और कैल्शियम यानी सी, दोनों ही मैग्नीशियम की तरह ही एक्टिविटी दर्शाते हैं, डिस्प्ले टू एक्टिविटी है मैग्नीशियम टू सैम्पल, ठीक है ना। तो दोनों के बाह्यतम कोष में दो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बाह्यतम कोष क्या होता है, मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो परमाणु कुछ इस तरह से बना होता है, इस तरह से कोष होते हैं उसके, राइट। एक मिनट यार, इस तरह से कोष होते हैं उसके कुछ परमाणु के।
अब इसका जो लास्ट वाला कोष होता है इसे बोलते हैं बाह्यतम कोष, राइट, इस वाले कोष को। और इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इनमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं इनमें कक्षाओं में, इन्हें कक्षाएं बोलते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, राइट। और यहाँ होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन भरे होते हैं। इस तरह से परमाणु कुछ साइज होता है। लास्ट वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एक स्तंभ में डाल दिए जाएंगे। स्तंभ कुछ आवर्त सारणी में इस तरह से बने होते हैं, 18 स्तंभ होते हैं, राइट। और 7 क्षैतिज जो बोलते हैं वो इस तरह से होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलो इसमें देखते हैं, बात करते हैं। तो बाह्यतम कोष में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी का मतलब वो दूसरे से क्रियाशीलता कर लेते हैं, संयोजन पार्टिसिपेट कर लेते हैं इस तरह से। तो उसमें बताया गया है कि ये बेरिलियम के 2 भरा गया है पहली कक्षा में। ऐसे कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक है वो लास्ट वाली कक्षा में 2 आ रहा है, बस इससे ही क्रियाशीलता है। और पूरा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, इस तरह से भरे जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनों का भरने का जो क्रम है वो कक्षा 12th में है। अफबाहु सिद्धांत के वहाँ पर इस तरह से कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन किस तरह से परमाणु में भरे जाते हैं। और उनका अभी आपको एक और काम करना है कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, सोडियम का 11 हो गया, इस तरह से सारे हैं, वो जितने याद कर सकते हो कर लेना। जिससे क्या होगा, केमिस्ट्री के आप एक तरह से मास्टर बन सकते हो, राइट। क्योंकि हर किसी की आपको एलिमेंट्स के बारे में जानकारी आ सकती है, राइट। और बहुत अच्छी जानकारी आ जाएगी उससे। इलेक्ट्रॉनों पर ही खेल है इस केमिस्ट्री में। तो तीसरे की मैं बात करूँ, क्वेश्चन आंसर सिंपल था वो। तीसरा जो क्वेश्चन आंसर है इसमें बताने है कि नाम बताइए। क्या बताने हैं? नाम बताइए। वैसे ये जो वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है दोस्तों। नाम बताइए। अब क्या नाम बताने हैं आपको कि 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन पहले स्तंभ के जो होते हैं उसमें 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोष में, दूसरे स्तंभ में होते हैं उसमें 2 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, चौथे में 4 होते हैं, फिर पाँचवें के बाद जो होते हैं वो 3, फिर 2, फिर ऐसे करके 1, फिर 0, फिर 2, इस तरह चलता जाता है, राइट। तो ये क्लियर है। तो पहले स्तंभ की बात करूं तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये पहले स्तंभ से ले लिए गए हैं सारे आवर्त सारणी से। तो जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है इसके बाहरी कोष में। अगर 2 की बात की जाए इलेक्ट्रॉनों की, दूसरे स्तंभ से मैग्नीशियम, कैल्शियम ले लिए गए, राइट। और 3 तत्वों की उसमें ऐसे ही बात की है, 3 तत्व, 2 तत्व, यहाँ पर तो 2 ही बताने हैं इस तरह से। 3 तत्वों की बात की तो तीसरे वाला जो स्तंभ था इस तरह से आवर्त सारणी जो बनी हुई थी, आवर्त सारणी कुछ इस तरह से थी, मैंने बताई थी PDF में आपको, इस तरह से बनी हुई थी, राइट। तो उसमें इस तरह से स्तंभ जो थे, तो उन स्तंभों से तीसरा स्तंभ, तो तीसरे स्तंभ में से उसने जो एलिमेंट्स लिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ये जो थे, राइट, उनका कक्षक पूर्ण तरह से भरा होता है। वो लास्ट में 3 तत्वों का, अच्छा 3 तत्व जिनका अष्टक पूर्ण रूप से भरा होता है उनके नाम बताने। तो 3 जिसका पूरा भरा होता है वो होती हैं उत्कृष्ट गैस है, लास्ट में जो आती हैं, राइट। उत्कृष्ट गैसें होती हैं, कुछ लास्ट में रखी गई हैं, 18वें समूह में ग्रुप में रखी गई हैं। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूं तो वो है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, यानी मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? परमाणु से ही सिमिलरिटी के हिसाब से लगाया गया है इन तत्वों को, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन आंसर जो है वो है कि हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है। अक्रियाशील मतलब हीलियम नॉन एक्टिव गैस है, जबकि नियॉन एक क्रिया से अभिक्रियाशील गैस है। मतलब ये एक्टिव गैस है, अत्यंत कम है, पर इनके परमाणुओं में कोई समानता है ये बतानी है। चलो इनको देखते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो था, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये जो है वो हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त करती हैं, तो उसका उत्तर आपको लिखना है ये वाला। हाँ, इन तत्वों के परमाणुओं में समानता है। क्या समानता है? वो कि इनके बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयोजकता भी समान है, बस इतनी सी बात है। शांत संयोजकता का मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ती है धातु घुलने पर तो वो धातु है, अगर वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है तो वो अधातु है, राइट। तो दूसरा का क्वेश्चन का आंसर होगा तो हाँ कि हीलियम का वाला जो था, हीलियम अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन नॉन एक्टिव गैस है। तो उसमें सिमिलरिटी क्या है? तो कि हाँ इनमें समानता होगी कि दोनों की संयोजकता 0 है, इसके बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। हीलियम और नियॉन गैस के दोनों ही गैसें हैं और दोनों के पूर्ण रूप से जो कोष हैं, कोष का मतलब इस तरह से बने होते हैं, राइट, इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, वो कोष होते हैं, ये जो गोल गुम। तो वो तो उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी रूप से भरे होते हैं। इनका नियम है वो कक्षा 12th में है, आगे समझ में आएगा, BSc लेवल में है, हाई लेवल में, MSc लेवल में, तो अच्छे से समझ में आता है वहाँ पर।
और यहाँ मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा तो आपके ऊपर से वो बातें निकलेंगी, राइट, और मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा उसके लिए। और मैं लाइव होऊंगा तो उस पर भी चर्चा करूँगा। यूपीएससी वाला जो साइंस में पढ़ाऊँगा शाम को, शायद मैं लाइव होने का प्रयास करूँगा तो उसमें आपको क्लियरिटी कर दूंगा इस साइंस में कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और किसी भी तत्व का कैसे याद करते हैं हम, ट्रिक से भी याद कराऊंगा, राइट। सेकंड, अगले क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूं तो वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातु आती है। तो सिंपल है कि पहले 10 तत्व अगर गिने जाएं तो लिथियम, बेरिलियम धातुएं हैं। ये तो सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, राइट। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, इन पर टाइम बहुत होता जा रहा है। आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता होगी। धात्विक अभिलक्षण वो होगा, धात्विक क्वालिटी उसमें होगी, मेटल की क्वालिटी भाई उसमें होगी जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, वो है Be यानी बेरिलियम, राइट। इन तत्वों में बेरिलियम सबसे ज़्यादा त्याग देता है इलेक्ट्रॉनों को, और ये उधर नहीं होता बेरिलियम की साइड से। अब आते हैं इस तरफ, क्वेश्चन आंसर अगला जो है वो है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये जो बताना है। तो वो है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती जाती है। मतलब अब एक बात और, कई बच्चे ये नहीं जानते कि बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट किस तरह से होता है। तो बाएं की बच्चे मैं बात करूं तो बाएं कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं चलना और इस तरह से चलता जाऊं तो ये बाईं तरफ से मैं दाईं तरफ की ओर जा रहा हूँ, राइट। और जिसके अपोजिट अगर मैं करूँ तो इस तरफ से जाऊँ तो मैं दाईं तरफ से बाईं ओर आ रहा हूँ। अब आप बात समझ में आ गई। तो और यहाँ जो क्वेश्चन आंसर है उसका वो ये है कि बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर, यानी इधर से इधर जाने पर, राइट। तो अब आपको आवर्त सारणी उस तरह से थी कुछ, अब आपको समझ में आ गया होगा, आवर्त सारणी कुछ इस तरह से थी। तो इसमें जो बात कर रहा है वो इस तरह से इधर जाने की, इधर से इधर बढ़ने की, इधर से इधर, इसमें तत्व भरे हुए थे सारे, राइट। अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो वो एक ऑप्शन हो गया कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। हाँ, ये बात सही है कि आवर्त सारणी में अगर ये जो आवर्त सारणी आप मान लें इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो धातु का गुण क्वालिटी होगी वो कम होती जाएगी, राइट। अगर इन तत्वों की बात की जाएगी, तुलना की जाएगी उससे। तो दूसरा ये है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये भी सही बात है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे या छोड़ते, मतलब संयोजकता के संयोजन करने के वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, इन तत्वों के बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। अगर इधर की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना कि त्याग करते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाता है आपका इनकरेक्ट। इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, तो ये भी नहीं है। ऑक्साइड अम्लीय होना तो धातुओं के गुण हैं ना कि अधातुओं के। इस साइड में बढ़ने पर अधातुएं आ जाती हैं, नॉन मेटल। तो उनके जो होते हैं वो एसिड प्रॉपर्टी आ जाती है, सॉरी बेस प्रॉपर्टी आ जाती है, इधर एसिड प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। अब मैं थोड़ा वीडियो को चेक करूँ यार, टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं अगली वीडियो में शायद मिलूँ इसके क्वेश्चन इसके बाद। चलो अगली वीडियो में करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है बच्चों। बाय बाय। और अभी तक अगर ये आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एक से एक दिग्गज से दिग्गज एक्सपर्ट आने वाले हैं और लाइव होने वाला है चैनल। और फ्री इस साल फ्री, केवल इस साल शिक्षा फ्री मिलने वाली है आपको प्लेलिस्ट में भाई। ये रामू सर का ही कुछ भी समझ लो आप, अपना प्यार समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।